नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अगले आम चुनाव से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे का हल्ला रहेगा, यह अब तय हो चुका है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे संक्षेप में यूसीसी भी कहते हैं, और हम लगातार इस शब्द का अब इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए, यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसका मसौदा क्या होगा यह अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन उसे लेकर पक्ष और विपक्ष में आवाजें तेज होने लगी। इसके लिए एक मुहावरा भी होता है हिंदी में, न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। लेकिन यूसीसी की बात क्योंकि इतने लंबे समय से चल रही है, तो एक बात ये और तर्क ये दिया जा रहा है कि सूत भी है और कपास भी है, और राजनीतिक लट्ठम लट्ठा तो हो ही रहा है। भोपाल में 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को दिए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के इस बयान से यह मुद्दा नए सिरे से गर्मा गया है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडा में 3 प्रमुख वादों में शामिल है। राम मंदिर और जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले वादे मोदी सरकार के दौर में अब तक पूरे हो चुके हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बाकी है। इस मसले पर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पिछले साल 27 मई को यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने 13 महीने में राज्य में 38 से ज्यादा जनसभाएं की। कमेटी को 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव और टिप्पणियां मिली, जिनमें से करीब 2,30,000 हाथ से लिखे पत्र, रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल, ऑनलाइन पोर्टल, इन सब पर जवाब थे। सूत्रों के मुताबिक 70% से ज्यादा पत्र यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे, लेकिन सबसे अच्छे सुझाव जनता से सीधी मुलाकात में ही मिले, ऐसा बताया जा रहा है। इन सब सुझावों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर कमेटी की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और उसे राज्य सरकार को सौंपा जाना अभी बाकी है। इस मसले पर आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 2 घंटे बातचीत हुई और ये काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में उत्तराखंड के यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद धामी ने कहा कि उनकी सरकार यूसीसी को लागू करने में देरी नहीं करेगी, लेकिन साथ ही हड़बड़ी भी नहीं करेगी। देखिए, अभी तो चूंकि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट कंप्लीट रूप से हमें नहीं मिला है, और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। क्या जानकारी कब तक संभव है और कब तक उत्तराखंड में लागू हो सकता है? क्योंकि अब हम बहुत देर भी नहीं करेंगे, और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझकर उस पर काम होगा। आपको यह भी बता दें कि कल पुष्कर सिंह धामी, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, ये कल रात में अमित शाह से भी मिले थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी की जो हेड हैं जस्टिस देसाई, वो भी इस देर रात की मीटिंग में मौजूद थी। अब सवाल यह है कि यूसीसी में होगा क्या? आशंका जताई जा रही है कि यह बहुमत की ताकत के आगे देश की विविधता को खत्म करने की एक कोशिश है। एक तर्क यह दिया जा रहा है। अलग अलग धार्मिक संप्रदायों की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। आदिवासी समुदायों की ओर भी प्रस्तावित यूसीसी का विरोध किया जा रहा है। ये जो जितनी भी आदिवासी संस्थानें हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। आज हम यूसीसी को लेकर आदिवासियों की चिंताओं पर ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि बाकी सब चीजों पर तो बात होती ही रहती है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के ही कई सहयोगी दल आशंका जता रहे हैं। खास तौर पर पूर्वोत्तर के सहयोगी दल, नागालैंड में बीजेपी की सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी, मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी, और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट को आशंका है कि यूसीसी लागू होने के बाद इन आदिवासी बहुल राज्यों में उनकी जो विशिष्ट दर्जा है और संस्कृति और सभ्यता है, उस पर विपरीत असर पड़ सकता है। ये दल संविधान के अनुच्छेद 371 का हवाला भी दे रहे हैं,
जिसके तहत इन राज्यों को कई विशेषाधिकार मिले हैं। As a political party, we realize that the entire Northeast, for the matter of fact, has got a unique culture and unique ways of our society, and hence we would want that to remain, and we would not want that to be touched. So therefore, we'll have to see how the bill, if it comes out, it will be, and the actual language in the bill. But as a concept in its own, as I said, it's something that it does not go with the entire idea of India being a diverse nation, and diversity being our strength and our identity, and hence a uniform civil code will go against that idea, is what the National People's Party. दरअसल भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 700 से ज्यादा अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी विशिष्ट परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज और नियम हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। भारत का पूर्वोत्तर तो इस मामले में अनूठा है, जहां 220 विविध जनजातीय समाज हैं। पूर्वोत्तर में यूसीसी का सबसे ज्यादा विरोध मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में होगा, जहां 2011 की जनगणना के मुताबिक ईसाई समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन यहां के ये समाज आज भी पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं से ही चलते हैं। यह विविधता ही उनकी खूबसूरती भी है, लेकिन यूसीसी से उन्हें इसके खोने का डर सता रहा है। जैसे मिजो आदिवासी संगठनों का यह कहना है कि मिजो जनजातीय समाज में कई उप जनजातियां भी हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मिजोरम में लागू करने के रास्ते में बुनियादी चुनौतियां हैं। जमीन के मालिकाना हक और उसके हस्तांतरण के मामले में अलग अलग आदिवासी समूहों के अलग अलग नियम हैं। जैसे पैतेई उप जनजाति में सबसे बड़े बेटे को माता पिता की संपत्ति मिलती है, जबकि लेसुई उप जनजाति में सबसे छोटे बेटे को संपत्ति मिलती है। मेघालय में 3 प्रमुख आदिवासी समूह हैं, गारो, खासी और जैंतिया। इन सभी के शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार वगैरह के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं। इसी वजह से पर्वतीय जनजातियों को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया, जो इन जनजातियों को अपने विशिष्ट रीति रिवाजों के पालन का अधिकार देता है। ऐसे में जब समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे यूसीसी कहते हैं, यहां लागू होगा तो क्या इस पर असर नहीं पड़ेगा? संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम के इन इलाकों को विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत इन राज्यों में आदिवासी परंपराओं और पहचान को बचाए रखने के लिए स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की इजाजत दी गई है। इससे इन इलाकों में जमीन, प्राकृतिक संसाधनों पर और इन जनजातीय समुदायों का अधिकार पूरी तरीके से बना हुआ है, क्योंकि वो उनके जीवन, पहचान और परंपरा को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। उधर संविधान का अनुच्छेद 371A पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड की विशिष्ट आदिवासी परंपरा, पहचान को बचाए और बनाए रखने से जुड़ा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 371G मिजोरम के लिए बना है, जिसमें कहा गया है कि संसद का कोई भी कानून जो मिजो रीति रिवाजों, मिजो नस्लीय गुटों की जमीन के मालिकाना हक और ट्रांसफर को प्रभावित करता है, वो मिजोरम में लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य विधानसभा में वो पारित ना हो जाए। अब आप देख रहे हैं कितने अलग अलग कानून बने हैं इन जनजातियों को सुरक्षित रखने के लिए। ऐसे में यूसीसी आएगा तो फिर इन कानूनों का क्या होगा? मिजोरम की सरकार ने राज्य विधानसभा में पहले ही 14 फरवरी 2023 को यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में प्रस्ताव पास कर दिया है। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है। मेघालय में अभी और सभी आदिवासी परिषदों के सभी 3 मुख्य कार्यकारी सदस्यों ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध का फैसला किया है। मेघालय के खासी और जैंतिया जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था HYC के महासचिव रॉय कपूर सिरनेम ने हमें यह बताया कि यूसीसी से उनकी चिंता क्या है। देखिए, इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, एक मल्टी रिलीजन कंट्री है, और इस यहाँ पर बहुत सारा ट्राइब्स है, और हम लोग भी एक ट्राइब से जो इस बड़ा कंट्री में रह रहे हैं। हमारा अपना कल्चर है, अपना कस्टम्स और ट्रेडिशन है। अगर यूसीसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो अपना कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है,
इनहेरिटेंस का लॉ है, शायद मैरिज का लॉ होगा, डिवोर्स का लॉ, इन सब को अफेक्ट होगा। हम नहीं चाहते हैं कि अगर यूसीसी आए, हम लोग जो अपना जो ओन यूनिक ट्रेडिशन है उसको लूज करें। तो इसके लिए हम लोग इसके विरोध है। एंड हम लोग नहीं चाहते कि बीजेपी गवर्नमेंट या भारत के सरकार यूसीसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करे। हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि लॉ कमीशन अभी जो है वो सजेशन मांग रहे हैं हम लोगों से, स्टेक होल्डर से। तो फिलहाल हम लोग ड्राफ्ट रिप्रेजेंटेशन अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और हम लोग के HYC से हम लोग सबमिट करेंगे वो सजेशन लॉ कमीशन को। हमारा जो मांग है, हम लोग मांग रहे हैं अगर बीजेपी गवर्नमेंट या भारत सरकार नहीं मानेंगे तो आप देखा था 2019 में क्या हुआ था, जब वो लोग CAA इम्प्लीमेंट करना चाहते यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। तो एक ही सेम थिंग विल हैपन, द सेम थिंग 2019 विल बी रिपीटेड। ये भी एक ही होगा अगर वो लोग जबरदस्ती से हम लोग को यूसीसी इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो हम लोग वी विल हैव नो ऑप्शन, प्रोटेस्ट करेंगे। अब झारखंड के आदिवासी संगठनों को भी यह डर है कि यूसीसी से संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची का महत्व खत्म हो जाएगा। संविधान की 5वीं अनुसूची झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी हुई है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासी समुदायों की इन चिंताओं का कोई हल निकाल पाएगा? मोदी सरकार भी शायद इस जटिलता को समझ रही है। यही वजह है कि सोमवार को समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में संसद की विधि मामलों की स्थायी समिति की पहली बैठक के बाद यह खबर सूत्रों के हवाले से बाहर आई कि सुशील मोदी ने जनजातियों और आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखने की वकालत की है। इस बैठक में 31 दलों में से 17 दलों के सांसद शामिल हुए। यूसीसी में जनजातीय समूहों को लेकर क्या रुख रहना चाहिए, इस बारे में हमने बात की संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा से। देखिए, देश में सैकड़ों की तादाद में अनुसूचित जनजातियां हैं और नॉर्थ ईस्ट में नागास को अगर आप ले लें तो उनके ऊपर तो अभी हमने देश का क्रिमिनल लॉ भी लागू नहीं किया। यानी संविधान ने जो कस्टमरी उनकी प्रैक्टिसेस हैं वो सिविल लॉ छोड़ दीजिए, क्रिमिनल लॉ तक में हमने लागू नहीं किया है जब तक उनकी असेंबली उसको अप्रूव ना करे। तो मैं समझता हूं कि पहले आज जब कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ाया जाए तो उसमें ट्राइबल्स के ऊपर वो कोड ना लगाई जाए। जो संविधान ने उनको संरक्षण दिया है वो एक संविधान निर्माताओं का वादा है, उस वादे को नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पैक्ट्स आर सेक्रेड। तो उनसे हमने वादा किया था कि आप हमारे देश में शामिल हों, हम आपकी संस्कृति और आपकी कस्टम और आपके रिवाजों का पूरा संरक्षण देंगे। अब आप सोचिए, एक तरफ बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी कि समान नागरिक संहिता, तो फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए और जो जनजातियां हैं उनके लिए उनको अलग रखने की बात की जा रही है। तो फिर ये समान कैसे हुआ? फिर इसमें यूनिफॉर्मिटी कहां है? वो तो नहीं है। ये तो आपने अभी मतलब कानून और ड्राफ्ट आने से पहले ही आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि उनको अलग रख दिया जाए, क्योंकि आप वो विविधता को समझ रहे हैं। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्म तो शुरुआत में ही नहीं रहा। राजनीतिक विश्लेषक देशरत्न निगम भी इस मसले पर जनजातीय समुदायों को यूसीसी से बाहर रखने की वकालत कर रहे हैं। देखिए, अगर आप भारतीय समाज को देखेंगे, जो हमारी अनुसूचित जनजाति है उनकी संस्कृति अलग है। जैसे बाकी देश में अगर आप देखें तो पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, वहां पिता से सारी लाइन पे संपत्ति वगैरह बच्चों को जाती है। लेकिन उस इलाके में क्या है कि ज्यादातर जो सोसाइटी है, समाज है, वो मैट्रिलिनियल है, माता से सारा जाता है। और यूसीसी को अगर देखते हैं तो उसमें जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है लिंग के आधार पर, वो औरतों के खिलाफ जो होता है वो उसके लिए है।
और बराबर के अधिकार भी उनको नहीं मिलते। तो वो समाज में औरतों को बहुत ज्यादा अधिकार है वहां पर, तो उसको अलग करके देखना पड़ेगा और बाकी समाज को अलग देखना पड़ेगा, जहां पे पैट्रीलिनियल पैट्रियार्कल सोसाइटी है और वहां पे मैट्रीलिनियल मैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो दोनों समाज में फर्क है, तो आपको दोनों उसको भिन्नता से आपको देखना पड़ेगा उसे। लेकिन सिर्फ आदिवासी समुदायों की ही चिंता नहीं है, अलग अलग धार्मिक संप्रदायों को भी अपने विशेष कानूनों और रीति रिवाजों पर चोट पड़ने का डर है। जैसे विवाह से जुड़े हुए मामले। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज यूसीसी को लेकर के अपनी चिंता जाहिर करते हुए सिख समुदाय के आनंद मैरिज एक्ट का उदाहरण दे दिया। मान का कहना है कि यूसीसी देश की विविधता को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। वैसे आपको यह बता दें कि उन्हीं की आम आदमी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी सरकार के साथ सैद्धांतिक सहमति जता चुकी है। तो एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहती है कि हम इन प्रिंसिपल यस कहते हैं, और वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के इन प्रिंसिपल नो कह रहे हैं। आदिवासियों के विआह करने के तरीके होर ने जी, जैनियां के विआह करने के तरीके कुछ होर ने जी, उन्होंने अपनी रस्मां करने के तरीके कुछ होर ने जी। तुसीं एक गुलदस्ते नूं चाहुंदे हो कि बस इक्को ही रंग दा हो जाओ। हर धर्म का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना रस्मां ने। सो सारे नाल गल कर, सहमति कर, पर ये कहंदे की है उन्होंने, ये रीति रिवाज उन्होंने की कहंदे है, पता नहीं क्यों छेड़ते इस तरह। जो संविधान कहता है, ये कहते संविधान मुताबिक कर लगे। संविधान ये कहता जे सारे सोशली बराबर हो गए तां तुसीं वो जिहड़ा कॉमन कोड जिहड़ा लागू कर, सारे सोशली बराबर हो गए, नहीं हुए। तो हिंदुओं की शादी आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होती है। कई लोगों की शादियां जो मुसलमानों की दिल्ली में रजिस्टर हो रही हैं, वो बहुत ही गलत स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर की जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जब आपको विभिन्नताओं को देखते हुए अगर एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना है, तो उसमें बहुत ही धैर्य होना चाहिए, बहुत सलाह मशवरा होना चाहिए और सहमति होनी चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमने बहुत बार ये लिखा कि उसमें धीरे धीरे कदम बढ़ाए जाएं और उन चीजों को पहले लिया जाए जिनमें आपस में सहमति बन गई हो। मेरा ख्याल यह है कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी, आप शादी कैसे करते हैं उसका की आपको परमिशन दी जाएगी। तो मुसलमानों में निकाह होगा, सिख मैरिज जो है वो आनंद मैरिज के तरीके पे रजिस्टर होगी, और हिंदू मैरिज में सोलोमनाइजेशन होगा, क्योंकि मैरिज एक संस्कार है। लेकिन इस तरह का लॉ बनाना जिसमें एक बुनियादी उसूल पहले क्लॉज में लिखा जाए और फिर उसके एक्सेप्शंस डिफरेंट कस्टम्स के और क्लॉजेस में लाए जाएं, ये मुश्किल काम है। देखिए, जब हमने हिंदू मैरिज एक्ट बनाई तो उसमें हमने लिखा कि दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से सपिंडा रिलेशन में नहीं होने चाहिए, यानी 5 जनरेशन तक जो है वो एक दूसरे के रिश्तेदार ना हो। लेकिन साउथ के लिए हमने एक्सेप्शन किया, और वहां पर दूल्हा दुल्हन अक्सर ऐसे होते हैं कि दूल्हा सगा मामा होता है दुल्हन का। तो इस तरीके के बहुत से अपवाद आपको उस कोड में शामिल करने पड़ेंगे, और वो एक लीगल ड्राफ्टिंग का मार्वेल होगा। तो वो मार्वेल अचीव करना जल्दी में आसान नहीं है। इस बीच कई जानकारों का यह भी मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए समान होना चाहिए। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद भी उनमें शामिल हैं। वो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के ग्रैंड नेफ्यू हैं, यानी कि उनके भाई के पोते हैं। फिरोज बख्त अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार करने की मांग को लेकर याचिका भी दी थी। देखिए, ऐसा है, अगर जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स इंडियन कॉमन कोड कह रहे हैं, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इंडियन कॉमन कोड है, इसमें सबको कवर होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कुछ आदिवासियों को, कबायलियों को
या इस तरह के कुछ और भी लोग हैं, तबके हैं, उनको अगर इसके एम्बिट में नहीं रखा जाएगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे पारसी बिरादरान है, पारसी ब्रदर्स आते हैं, उनमें क्या है, अगर कोई पारसी खातून बाहर शादी करती है, किसी मुसलमान से, हिंदू से, सिख से, किसी और से शादी करती है, तो उसके जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी उसके वालिद से उसको मिलती होगी, उसके फादर से, वो उसको नहीं दी जाएगी। तो मतलब यह है कि वो भी ऑब्जेक्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल यह है कि इफ इट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट शुड बी अप्लाइड टू वन एंड ऑल, irrespective of to which category or to which religion one person belongs। और मैं भी इसमें यकीन रखता हूं, वन नेशन वन लॉ। एक खास बात यह भी है कि भारत की विविधता को देखते हुए 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है, यानी कि नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। इसके बावजूद 22वें विधि आयोग यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ रहा है और इसमें कानूनी कोई उलझन है भी नहीं, क्योंकि जो लॉ कमीशन है वो अपने सुझाव देता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सरकार वो सुझाव माने या ना माने, ऐसे कई बार हुआ है कि अलग अलग कमीशन ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, जरूरी नहीं है हर बार सरकार माने। इस सिलसिले में उत्तराखंड में यूसीसी का मसौदा बनाने वाली कमेटी के साथ विधि आयोग की बैठक हो चुकी है। विधि आयोग ने इसके बाद इसी साल 14 जून से 13 जुलाई के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर सभी से सुझाव मांगे हैं। अब तक 19 लाख से ज्यादा सुझाव आ चुके हैं। तो अब देखना यह होगा कि अगर ट्राइबल्स को बाहर रखने की बात यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट आने से पहले ही शुरू हो गई है, सुशील मोदी कर रहे हैं और तमाम लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या और समुदाय के लोग खड़े होकर के ये नहीं बोलेंगे कि हम भी स्पेशल हैं, हमारे भी कस्टम स्पेशल हैं, हमको भी बाहर रखा जाए? ऐसे में फिर समान क्या रह जाएगा? ये एक बड़ा मुख्य प्रश्न होगा। संसद सत्र में इसके बारे में जाहिर सी बात है और चर्चा होगी, हम आगे देखेंगे। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपने गाना सुना होगा, पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। प्यार भी ही ऐसी ही चीज है जो सरहद नहीं देखती। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों के आर पार ऐसे कई प्यार पले हैं, लेकिन अब जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इसी सरहद के आर पार पली, लेकिन उसकी वजह बनी पबजी। पबजी क्या है? पबजी एक वीडियो गेम है जिसके बच्चे भी दीवाने हैं, बड़े लोग भी दीवाने हैं। उसमें बंदूक, गोला बारूद ही चलता है। पाकिस्तान की 27 साल की एक महिला सीमा गुलाम हैदर इसी पबजी को खेलते खेलते अपना दिल गंवा बैठी और अपने पबजी गेम पार्टनर के खातिर 4 बच्चों सहित भारत पहुंच गई। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के एक युवक सचिन से उन्हें प्यार हो गया, लेकिन दुनिया को इस प्यार की खबर तब लगी जब वो दोनों शादी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में वकील के पास पहुंचे। वकील साहब को शक हुआ। उनको जब यह बताया गया कि वो 50 दिन से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही हैं, ये देखकर वकील हैरान हो गए। वकील ने तुरंत पुलिस को इत्तला किया और पुलिस पूछताछ में यह पता चला कि सचिन की खातिर सीमा अपने शौहर को छोड़ करके आई। उसके साथ उसके 4 बच्चे भी हैं। वो पाकिस्तान के सिंध की रहने वाली है। वहां से वो दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल की राजधानी काठमांडू से वो बस पकड़ के यूपी की सीमा में घुसी और उसके बाद ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। पबजी के थ्रू ये संपर्क में आई थी। मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, इस समय कराची में रह रही थी। कराची से यूट्यूब की कुछ वीडियोस देख के कि यहाँ पे कैसे शिफ्ट किया जाए, वो उसने देखी और वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पे आई है सचिन से मिलने। इसका हस्बैंड इस समय सऊदी में है, जैसे कि इसने बताया, और वहीं पे काम करता है। सीमा के 4 बच्चे हैं। उनके शौहर दुबई में रहते हैं, जैसे पुलिस आपको बता रही है। वो अपने शौहर के पास वापस जाना नहीं चाहती। सीमा और सचिन चाहते हैं कि सरकार उनकी जल्दी से शादी करा दे। परिवार को बता के आए थे पाकिस्तान में? नहीं। तो वहाँ से यहाँ आने का मन क्यों किया आपका? उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ। मुझे वापस नहीं जाना चाहेंगी आप? बिल्कुल भी नहीं। प्यार अब भी करता हूँ। हम बहुत प्यार करते हैं आपस में। सरकार से क्या मांग कर रहे हो? सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। अब ये कहानी भले ही मोहब्बत की हो
और हमारा ऐसा मानना है कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही बात बृंदा अडीगे जी भी कह रही हैं, जो कि महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। सिक्योरिटी ब्रीच तो जरूर हुई है, उसकी तो कोई डाउट ही नहीं है। सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है, वो औरत के पास पासपोर्ट या वीजा या कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो नेपाल गई और नेपाल से यहाँ पे आई, क्योंकि नेपाल से बहुत आसान से हम आ सकते हैं। और अब हम महिला और चारों बच्चों के बारे में सोचे तो वो यहाँ क्यों सब चारों बच्चों को लेके आ गई, क्योंकि वहां पाकिस्तान में उसका रहना मुश्किल हो गया होगा, या उसको लगता होगा कि वो अभी वहां नहीं रह सकती, चैन में नहीं रह सकती, अपने चारों बच्चों के साथ नहीं रह सकती। और अगर वो भारत आएगी, इंडिया आएगी, तो उसका जीवन, उसका लाइफ सुधर जाएगा। तो किसी के साथ वो प्यार कर रही है और उसने भी उसको भरोसा दे दिया। तो अभी लगता है कि यस, पुलिस उसकी जांच करे और क्वेश्चनिंग करे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वो एप्लीकेशन कर सकती है कि वो यहाँ रहना चाहती है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि वो एक औरत है और 4 बच्चों के साथ आई है। और पबजी हो या कुछ भी हो, वो इसके साथ कुछ तो एक रिश्ता बना लिया है आदमी के साथ यूपी में, और वो रिश्ते को लेकर वो भरोसा करके आई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं। आप खुद सोचिए, एक महिला पाकिस्तान के सिंध से दुबई गई, दुबई से काठमांडू गई, काठमांडू से बस में बैठ करके भारत नेपाल सीमा को पार करते हुए ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, और करीब 2 महीने तक उसने अपने होने की सूचना किसी को नहीं लगने दी। अब आप सोचिए कि यह तो सीमा थी, यह सरहद पार करके आई मोहब्बत के लिए, लेकिन फर्ज कीजिए कि यहां पर सीमा की जगह पाकिस्तान का कोई आतंकवादी या जासूस होता तो इतने समय तक पहचान छुपाकर कितना नुकसान पहुंचा सकता वो। ऐसे में अपनी इन एजेंसियों से सीधे सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए, और हम भारत की एजेंसियों से सवाल पूछ रहे हैं। संवेदनशीलता से इस मामले को देखना होगा, लेकिन कुछ सवाल भी उठते हैं। नंबर 1, भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल SSB। नंबर 2, केंद्र की इंटेलिजेंस ब्यूरो। और नंबर 3, उत्तर प्रदेश की पुलिस कहां है? आप सोचिए कि नेपाल के बॉर्डर से लेकर के ग्रेटर नोएडा तक आ गई। इतने अलग अलग जिलों की LIU यूनिट क्या कर रही थी? इतने अलग अलग क्षेत्रों की पुलिस और उसकी इंटेलिजेंस प्रणाली क्या कर रही थी? इन सभी पर किसी को भनक नहीं लगी, और यही चिंता है मेजर जनरल PK सहगल की भी। ये लड़की जो है, अपने माँ बाप का घर इसने कराची में बेचा 12 लाख का, वहां से फिर बाय एयर गई दुबई, फिर दुबई से ये काठमांडू गई, काठमांडू से ये गई पोखरा से बस के माध्यम से, नेपाल के माध्यम से इसने हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया। वहां पे इसने अपना नाम बताया, कहा कि मैं हिंदू लड़की हूँ और मेरा नाम सीमा है, लेकिन किसी ने इसका पूरा नाम नहीं चेक करने की कोशिश की, पूरे इसके पेपर्स नहीं चेक करने के लिए, इसके पासपोर्ट नहीं चेक करने की कोशिश की। इसके 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट थे, एक अपने लिए और 4 बच्चों के लिए। और फिर ये देखो बसों में ट्रेवल की, ग्रेटर नोएडा पहुंची, वहां अपने लवर के साथ में 1 महीने से रह रही थी। लेकिन बड़ा लाजमी था कि जब इसने हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, वहां जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने इसका पासपोर्ट भी नहीं चेक किया, इसको विश्वास कर लिया, क्योंकि इसके साथ 4 बच्चे थे और नाम हिंदू था, सीमा। इसने केवल सीमा गुलाम हैदर अपना पूरा नाम नहीं दिया, सिर्फ सीमा कहा, और क्योंकि 4 बच्चे थे उन्होंने यकीन कर लिया कि ये हिंदू लड़की है और इसको आने दिया, जो बहुत बड़ी चूक थी, जिसकी बहुत भारी कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ सकती है और पड़ सकती थी। खुशकिस्मत है कि वो लॉयर ने पुलिस को अलर्ट कर दिया। जब इनको पता लगा कि इनका कोई पीछा कर रही है, पुलिस इनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो ये हरियाणा में बल्लभगढ़ के लिए रवाना हो गए बस में। लेकिन क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कर दिया गया था, पुलिस टीम से अलर्ट कर दी गई थी और पुलिस सर्वेलेंस भी हो रहा था, तो इनको गिरफ्तार कर लिया और रास्ते में बस से उतार के इनको वापस नोएडा लाए, जहाँ पे इनको आज कोर्ट में पेश किया गया और आगे की कार्रवाई के बारे में मैंने जिक्र कर दिया। दरअसल ऐसी चिंताएं इसलिए वाजिब हैं कि पहले कई बार इस तरह की घुसपैठ हो चुकी है।
हम बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि ये जो मसला है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये किस तरीके का मैटर है, इसमें पूरी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि सुरक्षा एजेंसियों के घेरे से निकल करके लोग घुस आए हैं। बीते साल 11 जून को भारत नेपाल सीमा पर 2 चीनी नागरिक पकड़े गए। ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव और जेपी ग्रीन सोसाइटी में रहते रहे। दोनों चीनियों के अवैध शराब के अड्डे से जुड़े थे। अफ्रीकी मूल के नागरिकों का ड्रग कार्टेल भी चलता रहा है। बिना वीजा, अवैध वीजा के साथ आपराधिक घुसपैठ के केस बढ़े हैं। खैर, सीमा हैदर और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस घर में वो रह रहे हैं, उसके जो मकान मालिक हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है कि भाई उन्होंने क्या जांच की, क्या चेक किया। देखते हैं अब इस मामले में आगे क्या होता है और ये आगे क्या मोड़ लेता है। लेकिन चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं और उसके साथ साथ एक बार फिर हम ये दोहरा दें कि इस मामले में जितनी संवेदनशीलता प्रशासन बरते उतना बेहतर। 4 बच्चे भी हैं साथ में, ये याद रखे प्रशासन।